धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, संसद में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी ने किया वॉकआउट, राहुल के पीछे चला पूरा का पूरा विपक्ष। आखिरकार कैसे दोस्तों पूरे पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ लगे नारे। दोस्तों, राहुल गांधी भी रहे शामिल, बताएंगे क्या है मुद्दा और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे राज्यसभा को हिला डाला, ऐसा भाषण दिया दोस्तों कि जगदीप धनखड़ भी देखते रह गए। और कैसे दोस्तों अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र अजीत पवार की एनसीपी में टूट हो गई है। बताएंगे क्या है ये मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी को 440 वाट का झटका। राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी को लपेटा, कहा फिलहाल नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, हम इस देश के युवाओं को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं और उनके मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इसलिए हमें एक दिन का मौका दिया जाए इस पर चर्चा करने को। रक्षा मंत्री राजनाथ उठते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप लोग किसी भी मुद्दे पर चर्चा करिए, हम तैयार हैं, लेकिन कोई भी बिल लाने से पहले कि ये संसद का रूल रहा है कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तभी यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बिल लाएंगे उसके बाद ही चर्चा होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं, आप लोग हमें एक दिन नीट की चर्चा के लिए दीजिए। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए, शाणपट्टी देखिए ओम बिरला की। ओम बिरला कहते हैं वो तो रक्षा मंत्री राजनाथ को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन ये फैसला मैं करूँगा कि आप मुझे वो दीजिए पहले प्रस्ताव, तो मैं इस पर सोचूंगा, मैं फैसला करूँगा कि इस पर बातचीत होगी या नहीं। आप समझ रहे हैं शाणपट्टी, एक तरफ तो ओम बिरला कह रहे हैं कि मैं इस पर सोचूंगा, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ कह देते हैं कि हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करो। तीसरी तरफ दोस्तों ओम बिरला शाणपट्टी चलते हैं ताकि दोस्तों विपक्ष को बाद में कह दिया जाए कि अब इस मुद्दे पर हम नहीं कर रहे बात। तो ओम बिरला खुद कहते हैं कि नहीं, मैं देखूंगा इस मुद्दे पर बात होगी या नहीं, पहले आप मुझे प्रस्ताव दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के नेता जो रक्षा मंत्री राजनाथ है वो कह रहे हैं चर्चा करने को तैयार है बिल के बाद, लेकिन दोस्तों ओम बिरला जो है वो कुछ कह रहा है, यानी कि बीजेपी सबको सिखाकर भेजती है किसको क्या बोलना है। दोस्तों आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल पूरी राज्यसभा में गर्जे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने दोस्तों बीजेपी की बखिया उधेड़ दी, कहा फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी और दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तीनों की मूर्तियों को पीछे धकेल दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों, खड़गे ने कहा यह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि लोग वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, आपने जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज, गांधी जी और जो है दोस्तों आप समझिए अम्बेडकर की मूर्ति को पीछे धकेल दिया। ऐसा दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़ास निकालते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि हमारी पार्टी मंगलसूत्र छीनकर दूसरों में बांट देगी। खड़गे ने कहा कि इन्होंने मेरी पार्टी पर सवाल उठाया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को दोस्तों आज तक इतने गुस्से में हमने नहीं देखा जितने गुस्से में वो राज्यसभा में गरजे हैं। जिस तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे गरजे, ये देखकर लग रहा था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को अब की बार जनता ने इतनी पावर दी, ये उसी का नतीजा है। यही नहीं, खड़गे ने कहा कि एक आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मैं सब पर भारी पड़ता हूँ, लेकिन उन्होंने खड़गे ने कहा कि आखिरकार जनता ने बता दिया कि कोई भारी नहीं हो सकता जनता जनार्दन के आगे। आपको बता दे चले दोस्तों, अब एक अकेला एक थकेला बन गया है। खड़गे ने कहा कि न जाने कितने लोगों, एक अकेले को कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और दोस्तों यही तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है। आप उनकी आंखों में देखना, अब आपको चमक कभी नहीं दिखाई देगी जो उनको अभी 2019 से 2024 तक दिखाई देती थी। जो नरेंद्र मोदी ठन कर चलते थे, पूरे संसद में नारे लगते थे मोदी मोदी चुनाव जीतने के बाद, लेकिन दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आने के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, बल्कि देश ने देख लिया दोस्तों कि बैसाखियों पर चलने वाली सरकार पर भी राष्ट्रपति झूठ बोल जाती हैं। खैर वो झूठ बोले, लेकिन दुनिया ने तो सच देखा ही। नरेंद्र मोदी की न सिर्फ करारी हार हो गई, बल्कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई बीजेपी अपने दम पर। इसीलिए कहते हैं कि 400 पार वगैरह वाली बातें
जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वो बातें कभी नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आज तक किसी चुनाव में नहीं कहा कि हम इतनी सीटें ले आएंगे और हम अकेले सब पर भारी पड़ेंगे। नहीं दोस्तों, इस देश में जनता सबसे भारी है। जनता जिसको अपना समर्थन देगी वो जीतेगा। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिनको लगता था कि ये राजनीति हिंदुत्व पर चल रही है, अब उनका भ्रम टूट जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति हिंदुत्व पर नहीं बल्कि देश के असल मुद्दे पर चल रही है। अगर आपके पास हिंदुत्व का मुद्दा है तो विपक्ष के पास संविधान का मुद्दा है, बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा है। और जब भी दोस्तों धर्म और बाबा साहब अम्बेडकर की बात आएगी तो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को चुनेंगे, किसी भी धर्म को नहीं। क्योंकि दोस्तों धर्म से बड़ा होता है इंसान, इंसान से बड़ा होता है कर्म। जो आप कर्म करोगे ऊपर वाला आपको उसका ही सिला देता है। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान को घमंड कभी नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले ने ही आपको सारी शक्तियाँ दी हैं। जब चाहे जनता उसे छीन सकती है। जनता के ऊपर है वो किसको देखना चाहती है किसको नहीं। तो अब तक दोस्तों नरेंद्र मोदी को इतनी अकल आ जाना चाहिए कि इस देश की जनता ने आपके हिंदुइज़्म का जो आपने टैग लगा कर रखा था उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया है। जनता ने बता दिया है कि अब अगर वोट चाहिए तो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर बात करो, ना कि बेफालतू के मुद्दों पर बात करो। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल संसद के बाहर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ज़ोरदार हंगामा। संजय सिंह बोले केजरीवाल जी को बिना मतलब के फंसाया जा रहा है, बिना मतलब के परेशान किया जा रहा है। सबूत तो ये लोग जुटा नहीं पाए दोस्तों। आज केजरीवाल के केस को दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग ये मानकर चलिए 1.5 से 2 साल होने वाला है। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ अब तक ईडी के पास कोई सबूत ना होना, यही सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत है दोस्तों। आप समझिए, जब ईडी की बातें सुनकर निचली अदालत ने, रावज़नी कोर्ट ने ही केजरीवाल को बेल दे दी, ये कहते हुए कि और कितनी तफ्तीश करेंगे आप। महिला जो जज थी वहाँ की, उन्होंने कहा और कितनी तफ्तीश करेंगे आप। साफ दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ सामने वाले मुवक्किल अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास अब तक कोई सबूत नहीं है। आप बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि हम सबूत जुटा रहे हैं। उन्होंने मना करते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी। मज़े की बात यह है कि जल्दी से ईडी भागी, हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से कहा कि केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दो। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उससे भी मज़े की बात यह है कि हाई कोर्ट ने ये तक नहीं पूछा कि आपके पास ऑर्डर की कॉपी कहाँ है। जब भी दोस्तों किसी की बेल कैंसिल होती है या फिर दोस्तों उसको बेल मिलती है, तो अगर वो ऊंची अदालत में जाता है तो उसके पास कॉपी होना चाहिए। जो जजमेंट होता है जज का, उस जजमेंट के बतौर वो जजमेंट की कॉपी होना चाहिए, तभी आप ऊंची अदालत में जा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो जज साहब भी लगता है उन्होंने भी ज़रूरत नहीं समझी कि कॉपी मांग लें। तो जाहिर सी बात है, सब दिखाई दे रहा है कि सब कुछ पहले से सेट था। जज का, हाई कोर्ट के जज का रोक लगाना केजरीवाल की बेल पर, केजरीवाल को फिर अचानक से जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कि मेरे ऊपर जानबूझकर मेरी बेल को रोका जा रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर उन्हें जाहिर सी बात है बेल मिलने ही वाली थी, उस नोटिस को रोकने वाला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई से गिरफ्तार करा दिया गया। तो भैया संदेह क्यों ना उठे, जब आप एकदम ईडी के बाद अब सीबीआई को भेज रहा हो ताकि केजरीवाल परेशान होए दोस्तों, तो इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी की दोस्तों बस 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहली, भारतीय जनता पार्टी चाहती है दोस्तों कि किसी भी तरीके से वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारा देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या वो दोस्तों आपके और हमारे सामने नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नए बदलाव नहीं। वही मन की बात घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे उनके भाषण और वही उनके नेताओं की दोस्तों अकड़। इसी तरीके की अजीब और गरीब बातें करना या महंगाई पर इधर उधर के बयान देना। निर्मला सीतारामन जैसी दोस्तों वित्त मंत्री जो लोगों को सिर्फ धोखा देती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बजट में कुछ नहीं होता, बजट खोखला निकलता है हर साल। तो फिर से ये दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले हमारा भाषण सुनाई दे रहा है जय फ़लस्तीन।
दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम देश का संविधान बचाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये दोस्तों आप समझिए नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें करी उसके ख़िलाफ़ विपक्ष ने मोर्चा खोल कर रखा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के मंत्री की बात याद दिलाई है। ओवैसी ने कहा कि सब लोग कह रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं आपने जय फ़िलिस्तीन का नारा क्यों लगा दिया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो इससे बड़ा मुद्दा तो बीजेपी के नेता का भी है। वो तो देश का होकर ये कह रहा है कि जय हिंदू राष्ट्र। इसका क्या मतलब है? आप देश में नफ़रत फैला रहा हो, आप मुसलमानों को सीधे सीधे चढ़ाने का काम कर रहा हो, आप खुलेआम कह रहा हो कि जय हिंदू राष्ट्र। फिर तो उस नेता को भी उसके नारों पर भी वो लगनी चाहिए दोस्तों रोक। और आप समझिए खुलेआम दिया गया वो नारा, या तो जो है यहाँ पर आप उस नारे को सपोर्ट कर रहा हो या फिर एक तरफ ओवैसी के नारे कह रहे हो कि ओवैसी ने ऐसा नारा क्यों लगा दिया जय फ़िलिस्तीन का। दरअसल दोस्तों जय फ़िलिस्तीन का जो नारा लगाया गया है, मैं मानता हूँ कि हम भारत में रहते हैं, हमें इंडिया का नारा लगाना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर किसी ने फ़िलिस्तीन के लोग जो बेचारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं वहाँ पर, जिनका नरसंहार कर रहा है इजराइल शुरू से ही, अगर जय फ़िलिस्तीन बोल भी दिया तो क्या दोस्तों इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? क्या जय फ़िलिस्तीन एक आतंकवादी शहर है या फिर वो हमारे भारत पर हमले करता है? क्या फ़िलिस्तीन पाकिस्तान है दोस्तों? नहीं है ना, फ़िलिस्तीन है जहाँ पर मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अगर जय फ़िलिस्तीन बोल भी दिया तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जानबूझ के इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। और अगर बीजेपी के नेता जय हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ओवैसी ने कुछ गलत किया है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी बोली फ़िलहाल लगातार बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। आज देश के संविधान को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है दोस्तों कि फ़िलहाल डिप्टी स्पीकर की ज़रूरत है और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। आपको बता दें 5 साल से दोस्तों ये पद खाली पड़ा हुआ है और मोदी सरकार की तानाशाही दिखाई दे रही है इसमें। सीधी सी बात है दोस्तों, रूल रेगुलेशंस ये कहते हैं कि फ़िलहाल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अब भरी जाएगी क्योंकि अब विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, जब डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। दूसरी तरफ दोस्तों हमने ये चीज़ बार बार दोहराई है और बार बार कही है कि भैया अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान तो यही कहता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं और ऐसे में अब जो भी ये लोग कर लें, लेकिन विपक्ष ने अपना पूरा प्लान बना रखा है। विपक्ष जानता है किन मुद्दों पर बात करना है, किन पर चर्चाएँ होना है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और ऐसे में अब जो तमाम बातें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो कम से कम विपक्षी इस चीज़ पर तो है दोस्तों कि जो मेन मुद्दे हैं देश के, उन मुद्दों पर बात करना चाहता है विपक्ष। चाहे राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो या तमाम दोस्तों नेता हो विपक्ष के, वो लोग बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि भैया अगर कोई चीज़ है तो उस पर उन मुद्दों पर चर्चा करो। लेकिन सरकार दोस्तों नीट के मुद्दे से भाग रही है, वो नहीं चाहती कि नीट के मुद्दे पर बात हो। यही कारण है जो संसद में घेमा घेमी गर्मी बढ़ गई है कि भैया नीट का मुद्दा नहीं तो फिर फिलहाल किसी मुद्दे पर बात हम नहीं करेंगे। और मैंने इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराया है, बार बार कहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ मेरे दिमाग से तो खाली हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से ये सरकार जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम पूरे विपक्ष के साथ हैं दोस्तों। हमारा चैनल उनकी आवाज़ उठाता रहेगा, विपक्ष की आवाज़ उठाएगा, विपक्ष को मजबूत करेगा, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने में दोस्तों हमारा और आपका भी योगदान होना चाहिए। हम लोग उन गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो सरकार की चापलूसी करें या फिर तलवे चाटे दोस्तों, क्योंकि जो तलवे चाटने वाले लोग हैं दोस्तों वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल देश में मीडिया को ही कमज़ोर कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। उन्हें संसद के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर झोल दिखाई देता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत, कहा राहुल गांधी के सामने बीजेपी फेल है, एक शहजादे ने पूरी राजनीति बदल दी है। दरअसल दोस्तों अमित शाह को ही अब तंज कस दिया है नरेंद्र मोदी को संजय रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी को शहजादा कहते थे, उसी शहजादे ने देश की राजनीति बदल दी है। दोस्तों राहुल गांधी न सिर्फ
एक नाम है, बल्कि अब राहुल गांधी लोगों के लिए मसीहा है दोस्तों। राहुल गांधी को देखकर लोगों को लगता है कि देश में सच में हिंदू मुसलमान को दोस्तों एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की जो गंदी राजनीति चल रही थी पिछले 10 सालों से, उस पर राहुल गांधी ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया है। भले ही अब नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करे दोस्तों, अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सब जान चुके हैं कि भैया जिन लोगों को ये लगने लगा था, सच बताऊं तो उनमें से शायद एक मैं भी था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हिंदुइज़्म फैलाया गया है इसको ख़त्म कर, ये नहीं था मुझे कि कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ज़रूर था कि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं हैरान रह गया। बाकी में इतने कम समय में जिस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने, और ख़ास करके अखिलेश राहुल गांधी ने जो रैलियां की उत्तर प्रदेश में, उनकी दोस्तों तारीफ़ होना चाहिए। आप देख लीजिए, जब कोई हारता है तो कई ऐसे वैसे विश्लेषक आकर बैठ जाते हैं, ये इस वजह से हारा, वो उस वजह से हारा। लेकिन सच्चाई पता है क्या दोस्तों, इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कब कौन हारेगा कब कौन जीतेगा, बस अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं, जबकि खुद को कुछ नहीं आता है और विश्लेषक कहा जाता है इन लोगों को। कितने लोगों ने विश्लेषकों ने कहा था कि अब की बार भी बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और 400 पार होगी, कोई कह रहा था 370 पार हो जाएगी। सारे के सारे एग्जिट पोल धड़ाम, सारे के सारे ओपिनियन पोल धड़ाम, बड़ी बड़ी बातें करते थे। चुनाव से एक साल पहले से ही माहौल बनाने लगी थी गोदी मीडिया बीजेपी को जिताने का। यही नहीं, इस गोदी मीडिया ने ये तक फैला दिया था इस राज्य में इसकी बल्ले बल्ले, उस राज्य में उसकी बल्ले बल्ले। लेकिन दोस्तों जब चुनाव हुआ तो सारी बल्ले बल्ले नीचे से आ गई बाहर, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि भैया बल्ले बल्ले करने वाले लोग खुद समझ में आ गया उनको कि जो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इस राज्य में इसका डंका, उस राज्य में उसका डंका, समझ में आ गया होगा अब कि जनता के मन में क्या चलता है, जनता तुम्हें नहीं बताती। और वैसे भी दोस्तों ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो लिए जाते हैं वो लोगों के मन पर लिए जाते हैं, कोई वो सवाल का जवाब तो देते नहीं है। वो लोग कहते हैं कि अरे हाँ हमने इस मुद्दे पर वोट दिया या फिर हमने उस मुद्दे पर वोट दिया। दोस्तों आजकल लोग बहुत शाणे हो गए, वो जानबूझकर दोस्तों कहते कुछ ऐसा है ताकि सुनने वालों को ये लगे कि अरे इसने बीजेपी को वोट दिया होगा यार, तभी तो इनके सारे ओपिनियन पोल धड़ाम। जबकि सच्चाई एक और सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के पास ये खबर पहले ही आ चुकी थी कि अब की बार बीजेपी धड़ाम होने वाली है। इस पूरी मीडिया को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई कि भैया आप लोग ये फैला दो हर जगह कि इस तरीके से जो है बीजेपी की फिर से सरकार आ रही है। इसके दो फायदे, पहला तो ये कि जो शेयर मार्केट स्टॉक में इतना बड़ा घोटाला हुआ उसमें बीजेपी ने खूब कमा लिया। दूसरी बात कि बीजेपी चाहती थी कि चुनाव की जब गिनती हो उसमें खूब गड़बड़ियां हों, ये आरोप लग रहे थे, इसलिए झूठे एग्जिट पोल ओपिनियन पोलों को फैलवा रहे थे ताकि अगर कुछ घोटाला भी कर दिया जाए तो किसी को पता ना चले। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अब की बार पूरे विपक्ष ने एक बहुत ज़ोरदार काम करा। वो क्या कि भैया हम जब तक डिबेट में नहीं जाएंगे किसी, जब तक के रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाएगा, जिस दिन रिज़ल्ट सामने आएगा उस दिन हम डिबेट करेंगे। और दोस्तों याद रखिए उस दिन सांप लौट गए थे पूरे की पूरी गोदी मीडिया पर, क्योंकि इन लोगों को दोस्तों मिर्च मसाला ही नहीं मिला। ना विपक्ष के प्रवक्ता गए इनके चैनलों पर और ना दोस्तों इन लोगों से कोई बातें की। तो इससे साफ नज़र आ गया था कि अब की बार पूरी मीडिया सुन्न बैठी हुई है, खुद ही अपनी धांप रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कैसे जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इतनी सीटें मिल गई, विपक्ष से कहाँ गलती हुई, जबकि रिजल्ट आया ही नहीं था। सिर्फ एग्जिट पोल के बल पर कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर क्यों हारी कांग्रेस, क्यों यहाँ पर सपा कमज़ोर पड़ी, उत्तर प्रदेश में कैसे इतनी सीटें फिर जीत रही बीजेपी। लेकिन जब रिजल्ट आया दोस्तों तो कहानी पूरी पलट चुकी थी, विपक्ष मजबूत हो चुका था और जिस बीजेपी की वाहवाही करने में लगी थी गोदी मीडिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जब पहले ही काउंट की गिनती शुरू हुई तभी इंडिया गठबंधन ने दोस्तों बाजी मार ली थी, तभी इंडिया गठबंधन दोस्तों भारी पड़ गया था। और इससे ये साफ दिख जाता है कि देश को एक नया नेता मिला, उसका नाम था राहुल गांधी। वो ना सिर्फ मजबूत हुआ दोस्तों बल्कि 2 गुना मजबूत हुआ। राहुल गांधी को अब हराना दोस्तों बीजेपी के बस की बात नहीं। ना राहुल की छवि कोई बिगाड़ सकता है, ना राहुल गांधी को कोई धकेल सकता है, क्योंकि दोस्तों अब राहुल गांधी ने असल मायनों में अब रखा है राजनीति में कदम। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक शानदार जीत का हिस्सा राहुल गांधी बने और जब भी 2024 के चुनाव की